ओके सो हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर रवि साइंस वर्ल्ड। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बेटा, आज हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक में हम लोग शुरू करेंगे एसिड एंड बेस कंसेप्ट। एसिड एंड बेस कंसेप्ट। आज मैं तुम लोगों को इतना सिंपल तरीके से कंसेप्ट समझा दूंगा, तुम लोगों को लाइफ में कभी नहीं भूलेगा कि एसिड और बेस का क्या रूल है, कैसे हम पता लगाते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। क्या हुआ बेटा, स्टोरी शुरू हुई, बहुत पुरानी स्टोरी थी। एक सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिस साइंटिस्ट का नाम था आर्हीनियस। आर्हीनियस ने कहा एसिड वो मॉलिक्यूल होगा। आर्हीनियस ने कहा एसिड वो मॉलिक्यूल होगा जो H प्लस आयन डोनेट करेगा इन एक्वस कंडीशन। मतलब एक्वस कंडीशन में जो H प्लस आयन देगा वो एसिड होगा, और बेस वो होगा जो OH माइनस आयन देगा इन अगेन एक्वस कंडीशन। तो एक H प्लस आयन डोनेट करेगा और एक OH आयन डोनेट करेगा इन एक्वस कंडीशन ही दे दी उसने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे HCl के अंदर जब तुम पानी के अंदर डालोगे तो H पॉजिटिव आयन तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, प्लस साथ में तुम लोग को Cl नेगेटिव मिल जाएगा। वहीं अगर NaOH एक बेस ले लोगे, इसको जब तुम पानी के अंदर डालोगे तो तुम्हें Na पॉजिटिव या साथ में OH नेगेटिव आयन तुम्हें मिल जाएगा, और ये OH नेगेटिव आयन तुम्हारा क्या है, बेसिक कंडीशन को बताएगा। तो ये आरएनएस का कंसेप्ट था। आरएनएस के कंसेप्ट ने बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन ये कुछ जगह पे आके फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? क्योंकि इसने बोला कि भैया कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिन एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन है ही नहीं तो भी वो एसिड है, जिसके अंदर OH नहीं है तो भी वो बेस है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए मेरे पास अगला बंदा आ गया, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरे। ये दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दे दी, ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट, ठीक है, या कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लोरी का कंसेप्ट क्या कहता है? ब्रॉन्स्टेड लोरी का कंसेप्ट कहता है एसिड वो जो डोनेट करेगा H प्लस आयन। बस कंडीशन नहीं रखी इसने, जैसे आरएनएस ने कंडीशन रखी थी किसकी, वाटर की। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, जो H प्लस आयन देगा वो एसिड, और जो एक्सेप्ट करेगा H प्लस आयन वो क्या कहलाएगा, मेरा बेस कहलाएगा, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, इन्होंने कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का कंसेप्ट दे दिया था, किसने, ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड लोरी ने, ठीक है। अब एसिड क्या करेगा, H प्लस आयन को डोनेट करेगा। H प्लस आयन डोनेट करने के बाद मान लो कोई एसिड है, उसमें से H प्लस आयन निकल गया तो इसका एक बन जाएगा कंजुगेट बेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर HCl एसिड है, इसमें से H पॉजिटिव निकल गया तो इसका कंजुगेट बेस क्या हुआ, Cl नेगेटिव। वैसे ही अगर मेरे पास NH3 मतलब अमोनिया मेरा क्या है, एक बेस है, इसके अंदर H प्लस आयन जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, ये मेरा हो जाएगा कंजुगेट एसिड। ध्यान रखना, एसिड का कंजुगेट बेस होगा और बेस का कंजुगेट क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आया था इसके ऊपर कि भैया इसका कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस बताओ। तो अगर किसी का कंजुगेट एसिड निकालना है, ठीक है, तो उसमें H प्लस आयन ऐड कर दो, और अगर किसी का कंजुगेट बेस निकालना है तो उसमें से H प्लस आयन निकाल दो। क्लियर है? ओके। तीसरा साइंटिस्ट, अब ये भी फेल हो गया। ये क्यों फेल हो गया? इसने देखा कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है, OH भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, ठीक है, फिर भी वो ना H प्लस आयन ले रहे हैं ना H प्लस आयन दे रहे हैं, फिर भी वो क्या कहलाते हैं हमारे पे, एसिड और बेस कहलाते हैं, ठीक है। अगला कंसेप्ट है मेरा ल्यूविस। ल्यूविस का कंसेप्ट क्या होता है? ल्यूविस का कंसेप्ट कहता है हमारा एसिड वो जो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूं कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो मेरा एसिड कहलाएगा, और बेस वो जो डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने कल तुम लोगों को समझाया था कि जो ल्यूविस जो था ना साइंटिस्ट, इसने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम दिया था,
ठीक है, तो जितने भी मेरे 13th ग्रुप के मॉलिक्यूल्स हैं, 13th ग्रुप के मॉलिक्यूल्स हैं, वो मेरे क्या कहलाएंगे, लुईस एसिड कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल BH3, AlCl3, ये सारे इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहलाते हैं, तो ये लुईस एसिड है। और लुईस बेस हो गए, जैसे अमोनिया हो गया, लुईस बेस होता है, ठीक है, वाटर है, वाटर भी लोन पेयर ऑफ, ये भी लुईस बेस होता है। तो ये मेरे लुईस बेस हैं जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करते हैं। बहुत इजी है, सिंपल सा रूल है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आर्रेनियस ने क्या बोला, एसिड वो जो H+ आयन दे वाटर में, बेस वो जो OH आयन दे वाटर में, कंडीशन क्या रख दी, वाटर की। लेकिन ब्रॉन्स्टर-लोरेन ने क्या बोला, एसिड वो जो H+ आयन दे, बेस वो जो H+ आयन ले लेगा। और ल्यूइस ने क्या बोला, भैया नो नीड ऑफ H+ आयन, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को ले लेगा वो एक एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को दे देगा, डोनेट कर देगा, वो एक बेस। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब इसके अंदर नीट और जेई के अंदर ना ब्रॉन्स्टर-लोरे के कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है छोटा सा, वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर देता हूं। वो कंसेप्ट क्या कहता है, वो कहता है मान लो तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है HSO4 नेगेटिव, एक मॉलिक्यूल है NH2 नेगेटिव, एक मॉलिक्यूल है H2O, ये 3 मॉलिक्यूल है। इन तीनों मॉलिक्यूल्स के तुम कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बताओ। सिंपल है, मैंने क्या बोला था, कंजुगेट एसिड के अंदर क्या करना है, कंजुगेट बेस निकालना है। कंजुगेट बेस निकालने के लिए H+ आयन निकाल दो, और कंजुगेट एसिड बनाने के लिए H+ आयन ऐड कर दो। कंजुगेट एसिड बनाना है तो यहाँ क्या करो, प्लस H+ आयन, और यहाँ पे माइनस H+ आयन। जब प्लस H+ आयन करोगे ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव, ये बन जाएगा H2SO4, और ये बन जाएगा NH3। जब हम लोग इसमें अगर H+ आयन निकालेंगे, ये बनेगा OH नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, और ये बन जाएगा NH2 नेगेटिव। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन दिस सिस्टम। तो सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है कंजुगेट एसिड निकालना है तो H+ आयन ऐड कर दो, और कंजुगेट बेस निकालना है तो H+ आयन माइनस कर दो। ये कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली 1-2 नंबर का नॉर्मली भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ओके, सो इसके बाद जब कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का मुझे पता चल गया बेटा, इसके बाद मेरा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मेरा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के ऊपर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये क्या कहता है, आयनिक प्रोडक्ट क्या कहता है, आयनिक प्रोडक्ट को हम लोग KW से रिप्रेजेंट करते हैं, समझना ध्यान से। मान लो मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल था, हेडिंग डालता हूं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग KW से। मान लो मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है और एक और वाटर का मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा, यहां पे एक वाटर का मॉलिक्यूल मेरा एसिड की तरह बिहेव करेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बेस की तरह बिहेव करेगा। जो एसिड की तरह बिहेव करेगा वो क्या करेगा, H+ आयन को लूज कर देगा और एक H+ आयन को डोनेट कर देगा, सीधी सी बात है। जो लूज करेगा वो बन जाएगा OH नेगेटिव, और जो गेन करेगा वो बन जाएगा H3O पॉजिटिव। अब इसकी मैं अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालूं, K विल बी इक्वल टू H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव अपॉन H2O का स्क्वायर, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा H2O के स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और दिस प्रोडक्ट विल बी टर्म्ड एज KW, that is ionic product of water. अब होता क्या, it is found that at रूम टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन के अप्रॉक्स मेरी KW की वैल्यू 10 to the power -14 आती है। मतलब कि मेरी H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों की कंसंट्रेशन 10 to the power -7 की इक्वल आती है। तो दोनों 10 to the power -7 10 to the power -7, KW की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 to the power 14 आ जाएगी। तो एक ये लॉजिक हमारा बन जाएगा। लॉजिक क्या बनेगा, लॉजिक बनेगा कि भाई KW की वैल्यू दैट इज
Kw इज इक्वल टू 10⁻⁷, 10⁻⁷ और 10⁻14। ये टर्म आपको याद रखनी है जो आगे हमारे काम आएगी, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली टॉपिक है, जिसको हम लोग आगे डिसोसिएशन कांस्टेंट में यूज करेंगे। इससे पहले हम एक टॉपिक यूज करेंगे जिस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उस टॉपिक को हम कहते हैं पीएच। पीएच बेसिकली होता क्या है? इट इज नेगेटिव logarithm of hydrogen ion concentration, that is pH is negative logarithm of H plus ion concentration। ये pH है। छोटी क्लासों में हम पढ़ते आए हैं कि pH क्या होता है। pH इज ए मेजर ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ठीक है। pH की डिस्कवरी किसने की थी? सोरेंसन नाम का एक साइंटिस्ट था। सोरेंसन नाम का साइंटिस्ट ने पीएच की डिस्कवरी की थी। उसने पता लगाने की कोशिश की कि भाई इसकी स्ट्रेंथ कैसे है, क्योंकि मुझे पता चला ये एसिड है, ये बेस है, ये तो पता चल गया, लेकिन इसको कैसे मेजर करेंगे, कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, कौन कितना ज्यादा बेसिक है। तो इसके लिए एक स्केल बना दिया इसने, जिस स्केल का नाम इसने रखा सोरेंसन स्केल और पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल या सोरेंसन स्केल के नाम से इसने एक स्केल बना दिया, जो स्केल मेरा शुरू होता था कहां से? 0 to 14, और 7 पे मेरा आता था न्यूट्रल, 7 से नीचे हम जाएंगे एसिडिक, और 7 से ऊपर जाएगा तो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। 7 से नीचे जितना नीचे जाऊंगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और 7 से जितना ऊपर जाऊंगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। दिस इज हाउ द पीएच हैज बीन कंक्लूडेड। जैसे मैं कहूं कि दो मेरे पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, एक का पीएच है 2.5 और एक का पीएच है 4.5, तो 2.5 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा देन द 4.5, क्योंकि उसका पीएच ज्यादा लो है, ठीक है। जितना पीएच कम होता है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जितना पीएच ज्यादा होता है उतना ही वीक एसिड होता जाता है वो, ओके। अब पीएच का यूज करके हम लोगों ने ना एक टर्म निकालनी है। वो टर्म क्या है आप समझना ध्यान से। ध्यान रखना, मैं अगर कहीं पे लिखता हूं H पॉजिटिव और कहीं लिखता हूं H3O पॉजिटिव, दोनों ही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही है, दोनों का मतलब सेम होगा। ध्यान रखना, कई बार तुम लोगों को बुक्स में H पॉजिटिव लिखा मिलेगा और कई जगह पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह पे तुम्हें H3O पॉजिटिव मिल जाएगा। अब लॉजिक समझना, इसका मैं कहां यूज करूंगा। इससे पहले हमने आयनिक प्रोडक्ट के केस में एक इक्वेशन पढ़ी है, Kw इज इक्वल टू H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। ये इक्वेशन हमने पढ़ी है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लो, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kw, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव अगर प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव। ध्यान रखना, जहां पे भी नेगेटिव लॉग आ गया ना, नेगेटिव लॉग का मतलब स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो स्मॉल p Kw, स्मॉल p H प्लस p OH। ध्यान रखना, pH ये pH बन गया, और ये माइनस लॉग से तो p बन गया, और OH से OH बन गया। H3O पॉजिटिव मैंने तुम्हें बताया था, H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव बने तो सेम थिंग होती है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, अब Kw की वैल्यू हम लोग को पता थी, कितनी होती है Kw की वैल्यू? माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -14 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये माइनस इंटू माइनस 14 लॉग 10 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 14, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ओवरऑल 14। तो मैं लिख सकता हूं कि 14 इज इक्वल टू पीएच प्लस POH। तो मेरी एक टर्म आ गई जिसमें मुझे पीएच और POH की वैल्यू कितनी आ गई है, 14 आ गई है, ठीक है। सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक, और हमारा अगला जो टॉपिक है वो है आयनाइजेशन कांस्टेंट। जब आयनाइजेशन कांस्टेंट की या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात करते हैं बेटा, तो हमारे दिमाग में दो पॉइंट आते हैं कि हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी एक खास बात होती है,
वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है या कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। और जो चीज़ कंप्लीट डिसोशिएट हो जाती है तो उसके लिए हम लोग को डिसोशिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो उस केस में हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन। आयनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो आयनाइजेशन के केस में हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो क्या आता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दैट इज अल्फा इज नंबर ऑफ, अल्फा को हम कहते हैं डिग्री ऑफ ionization. It is the number of reactant ionized divided by total number of reactant taking part in reaction. ये है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। देखिए तो हम क्या करते हैं बेटा, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन नहीं निकालते हैं और हम लोग केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। So let us begin with the ionization constant or dissociation constant for weak acid and weak base. तो जब हम लोग वीक एसिड का एग्जांपल लेते हैं तो वीक एसिड के केस में हम ले लेते हैं, मान लो कोई एक एसिड था HX जिसके अंदर जैसे ही मैंने वाटर डाला, वाटर डालते ही मेरे पास बन गया H3O पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। मैं मान लेता हूं कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C थी और इसकी भी कंसंट्रेशन सी थी और इनिशियली ये दोनों की कंसंट्रेशन 0 थी। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये क्या कहता है, ये कहता है इनिशियल कंसंट्रेशन जो होती है हमारी 0 होती हैं और इन दोनों की 0 क्यों होते हैं, क्योंकि इनिशियली ये पूरे पूरे हैं, ये बने ही नहीं है। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम पहुंचता है तो हम क्या करते हैं, इसमें से सी अल्फा माइनस करेंगे तो ये मेरा सी अल्फा और ये मेरा सी अल्फा बन जाएगा। वाटर क्योंकि मेरे पास एक्सेस में रहता है और वाटर की जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती तो हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। अब हमारे पास क्या होगा बेटा, अब मेरे पास वही इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट बनेगा। वो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव, X नेगेटिव और HX। जब इन तीनों की वैल्यू, ध्यान रखना मैं वाटर को नेगलेक्ट कर दूंगा क्योंकि वाटर इज एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट और ये एक्सेस क्वांटिटी में होता है। तो मेरा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है HX, KX विल बी गिवन बाय KA C अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन C माइनस सी अल्फा। तो मेरा क्या कंसेप्ट बनेगा, KA विल बी इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और C1 माइनस अल्फा। और यहाँ अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा मेरा KA इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब बेटा ध्यान रखना, क्योंकि वीक एसिड है, वीक एसिड के लिए फॉर वीक एसिड के लिए अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, बहुत छोटा होता है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में हम उसको नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट अल्फा इन डिनोमिनेटर, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस नेग्लेक्ट कर देंगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा, और तो अल्फा विल बी इक्वल टू के ए अपॉन सी। ध्यान रखना बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एसिड के लिए हम निकालते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट अपॉन सी। सिमिलरली इस ओके, सो अब हम देखेंगे कि हमारा जो BOH है, तो हम के लिए वीक बेस के लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे BOH और BOH को जब हम डिसोशिएट करेंगे तो मेरा बनेगा B पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो C और बाकी कंसंट्रेशन वगैरह हमारी सेम रहेंगी, दोनों 0 रहेंगी, ये C अल्फ़ा और ये भी C अल्फ़ा। यहाँ हमारी चेंज हो जाएगी, ये KB हो जाएगा मेरा, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा क्या, BO पॉजिटिव और यहाँ पे रह जाएगा OH नेगेटिव और नीचे मेरा बन जाएगा BOH। अब यहाँ मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा, के ए की जगह पे KB हो जाएगा, दोनों की वैल्यू C अल्फ़ा पुटअप की तो KB और ये भी KB और ये हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। तो फॉर वीक बेस के लिए सेम वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, कम रहेगी, तो के ए इज इक्वल टू के की जगह पे KB हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो
सो बेटा आपने इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी ध्यान रखनी है कि अल्फा दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं तो हमें के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस और कंसंट्रेशन की वैल्यू का यूज़ करना पड़ता है। सिमिलरली के ए का भी यूज़ करेंगे और के बी का भी। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब के बी का हमने रिलेशन पता चल गया कि के क्या है के बी क्या है, तो अब हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ओस्टवोल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब समझिए बेटा, ओस्टवोल्ड का डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है। ओस्टवोल्ड का डाइल्यूशन लॉ कहता है कि जैसे जैसे आप किसी भी सॉल्यूशन की डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। दैट इज द अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डाइल्यूशन और I can say is inversely proportional to root of concentration। सो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे ध्यान में रखना बेटा कि ओस्टवोल्ड का डाइल्यूशन लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली मेरी डिग्री ऑफ डिस्यूशन को और डाइल्यूशन को और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि डाइल्यूशन जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को और फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों को अफेक्ट करता है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने अपना अगला टॉपिक देखना है जिस टॉपिक का नाम है के ए और के बी का रिलेशन। के ए और के बी का रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो के ए एंड के बी रिलेशन। अब आपने क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है कि जो के ए और के बी है, के ए इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड के बी इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। हम मान लेते हैं कोई एच एक्स नाम का एक एसिड ले लेते हैं जिसके अंदर मैं थोड़ा सा वाटर डालता हूँ और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, या मैं सिंपल कहूँ कि H3O पॉजिटिव साथ में मेरा क्या बन जाएगा, X नेगेटिव बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालूंगा, जब मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालूंगा दैट इज के ए, इट विल बी H3O पॉजिटिव इंटू एक्स नेगेटिव डिवाइडेड बाई एच एक्स। ध्यान रखना डिनोमिनेटर में हम लोग वाटर को कंसिडर नहीं करते हैं। सिमिलरली अगर मैं कोई बेस लेता हूँ, जैसे एक्स नेगेटिव मेरा एक बेस है, इसमें वाटर डालता हूँ मैं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एच एक्स प्लस ओ एच नेगेटिव। सिमिलर टू द के ए, मैं यहाँ क्या करूँगा, के बी की वैल्यू निकाल लूँगा। के बी विल बी इक्वल टू एच एक्स इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव डिवाइड बाई एक्स नेगेटिव। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने क्या किया, एक एसिड और बेस का दोनों का एग्जाम्पल लेके के ए और के बी का रिलेशन निकाल लिया। अब मैंने क्या करना है, के ए और के बी की वैल्यूज़ को दोनों को प्रोडक्ट कर दो, दैट इज के ए इंटू के बी। जब मैं के ए इंटू के बी करता हूँ बेटा तो क्या होता है, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो, H3O पॉजिटिव इंटू एक्स नेगेटिव डिवाइड बाई एच एक्स, मल्टीप्लीकेशन में एच एक्स इंटू ओ एच नेगेटिव डिवाइड बाई एक्स नेगेटिव। अब क्या होगा, वैल्यूज़ कट जाएंगे, एक्स नेगेटिव से एक्स नेगेटिव, एच एक्स से एच एक्स कट गया, बचा क्या, के ए इंटू के बी विल बी इक्वल टू H3O पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव। अब आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में एक बहुत अच्छी चीज़ समझा रखी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, या मैं कह सकता हूँ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कहते हैं उसको। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डब्ल्यू विल बी इक्वल टू H3O पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला कि के ए और के बी की जो वैल्यू होगी दैट इज के ए इंटू के बी विल बी इक्वल टू के डब्ल्यू। अब मैं अगर इन दोनों तरफ टेकिंग नेगेटिव लॉगरिदम बोथ साइड, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लूँगा तो नेगेटिव लॉग ऑफ के ए माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू। अब आप लोग को ये चीज़ ध्यान से क्लियर है कि जब मैं नेगेटिव लॉग लेता हूँ तो वो पी के ए बन जाएगा, पी के बी, और ये बन जाएगा पी के डब्ल्यू। अब ये भी मुझे पता है के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर माइनस 14 होती है। सो अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे दो रिलेशन बन गए, के ए और के बी का रिलेशन बहुत अच्छे से बन गया। ठीक है, तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है
कि इतना ही हम लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है के बी का रिलेशन, और पी के और पी के बी का रिलेशन बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो बेटा हमारा अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के लिए भी, फाइनल एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, अब ध्यान से समझना बेटा बफर सॉल्यूशन होता क्या है। नॉर्मली अगर मैं तुम लोगों से एक चीज बताना चाहूँ कि मान लो मेरे पास एक छोटा सा बीकर है, जिस बीकर के अंदर कोई भी एक्स वाई जेड कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा कोई एसिड डालता हूं तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और अगर इसके अंदर अगर मैं कोई थोड़ा सा बेस डाल देता हूं तो इसका पीएच क्या होना चाहिए, हाई हो जाना चाहिए, मतलब पीएच इसका इंक्रीज हो जाएगा, ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा एसिड और थोड़ा सा बेस भी क्या कर सकता है, किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को ऊपर नीचे कर सकता है। ये नॉर्मल ट्रेंड है और ये हमें पता है, होना भी यही चाहिए। लेकिन इस पूरे सिस्टम के अंदर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन आता है जिस सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर आप एसिड और बेस ऐड करते हो तो पीएच रिमेन कांस्टेंट। भैया पीएच नहीं बदलेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। अगर पीएच उसका 4 था तो 4 रहेगा, पीएच उसका 9 था तो 9 रहेगा, चाहे तुम थोड़ा सा उसमें एसिड डाल दो, चाहे तुम थोड़ा सा बेस डाल दो। तो सच अ सॉल्यूशन विथ रेजिस्ट इट्स पीएच even after addition of small amount of acid or base is known as buffer solution। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, लेमन लैंग्वेज में बहुत इजी है। भाई थोड़ा सा एसिड डालो, थोड़ा सा बेस डालो, अगर कुछ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो बफर नहीं है, और अगर वो वैसे के वैसा है, पीएच में बदलाव नहीं आ रहा, तो वो मेरा क्या है, बफर सॉल्यूशन है। अब समझना, जब मैं बफर सॉल्यूशन मुझे पता चल गया होता क्या है। अभी कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। एक होता है एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, और एक होता है बेटा बेसिक बफर। एसिडिक बफर कब बनता है, एसिडिक बफर के अंदर मैं वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। एक वीक एसिड लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया CH3COOH, ये मेरा क्या है, एक वीक एसिड है, और इसी वीक एसिड का एक सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, मान लो मैं स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूं NaOH, तो NaOH और इसका जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा CH3COONA। तो सिंपल है, एसिडिक बफर कैसे बना, एक वीक एसिड ले लो प्लस उसका सॉल्ट ले लो, कितना, विद इट्स स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है, वीक एसिड है लेकिन उसका सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, तो इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा वो एसिडिक बफर बनेगा। सिमिलरली मेरे पास वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस ले लो तुम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब इसका सॉल्ट लोगे वीक एसिड, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो कौन है, HCl, HCl के साथ इसका सॉल्ट लोगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। तो इसका जो सिस्टम बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक बफर, और वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड इज नोन एज द बेसिक बफर। ओके, ध्यान रखना, जो मेरा एसिडिक बफर है बेटा, इसका जो पीएच होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 4.75, और इसका जो पीएच होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 9.25। ये पीएच होता है, ऑब्वियसली देखो 9.25 7 से ऊपर हो गया तो बेस हो गया। तो ध्यान रखना, बेसिक बफर का पीएच वैसे भी हमेशा 7 से ज्यादा ही होगा, और एसिडिक बफर का पीएच जो होगा हमेशा 7 से कम ही रहेगा। तो आई होप आप लोगों को बफर सॉल्यूशन बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट है नहीं। भैया एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर थोड़ा सा एसिड थोड़ा सा बेस डालने पे भी पीएच में बदलाव ना आए तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बफर हो जाएगा। 2 तरीके का, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक वो जिसमें वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें जिसका पीएच 7 से कम रहे, और जिस बेसिक बफर वो जिसमें वीक बेस और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें जिसका पीएच हमेशा कितना रहे, 7 से ज्यादा रहे।
तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा बफर सॉल्यूशन। अब अगला जो टॉपिक आता है बेटा मेरा, अगला टॉपिक मेरा क्या कहता है, अगला टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो टॉपिक क्या कहता है, वो टॉपिक कहता है जी कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट नाम से पता चल रहा है जी क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब जी एक कॉमन आयन है उसका क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पर। पहले मैं एक एग्जांपल के तौर पे तुम्हें समझाता हूं। मान लो मैंने एक एसिड ले लिया CH3COOH जो कि टूट रहा है CH3COO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव में, और यहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन है। समझना ध्यान से, बहुत इजी मेथड में समझाऊंगा तुम लोग को, कभी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे भैया कॉमन आयन इफेक्ट क्या था। क्या कहता है कॉमन आयन इफेक्ट, ये कहता है कि एक एसिड को जब तुम तोड़ते हो, जब वो डिसोशिएट होता है उसके कैटायन और एनायन में, अगर इस एसिटिक एसिड के जैसा ही मान लो मैं इसके अंदर थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl डाल देता हूं जो कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, ऑब्वियसली बात है टूटेगा। तो देखो ये जो H पॉजिटिव है इट इज कॉमन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले भी H पॉजिटिव था और अब मैंने क्या हुआ H प्लस आयन और डाल दिए, ये आयन क्या हुआ कॉमन आयन हो गया। और इस कॉमन आयन का इस इक्विलिब्रियम पे जो इफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा जी, कॉमन आयन इफेक्ट कहलाएगा। सिंपल सा मतलब कि अगर मैं किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई एक ऐसा आयन डाल देता हूं विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, then it affects the equilibrium and this effect is known as common ion effect। अब इसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा समझो, क्या होगा, मान लो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जितने भी COH नेगेटिव थे वो और ज्यादा क्या करेंगे H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करके CH3COH की तरफ मूव करने जाएंगे, मतलब रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड की तरफ इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में कॉमन आयन इफेक्ट डेफिनेशन आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख रही होगी। सो कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन और उसके टाइप्स, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेरे। ओके ओके सो अब बेटा मेरा अगला जो टॉपिक है और इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है, उस टॉपिक को हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ओके सो हमारा अगला जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा क्या, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं KSP से। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट किसी भी सॉल्ट का जब मैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालता हूं तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एनी सॉल्ट कैन बी स्टेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव आयंस फॉर्म्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ दैट सॉल्ट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि मान लो मेरे पास एक A2X3 का मॉलिक्यूल है जो कि A3 पॉजिटिव और X2 नेगेटिव में टूट जाता है, तो इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो मुझे क्या बताएगा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में देगा। मान लो मैं मान लेता हूं इसकी सोल्यूबिलिटी और इनकी सोल्यूबिलिटीज S है, यहां कंसिडर करते हैं लेट सोल्यूबिलिटी ऑफ ईच आयन बी S। हर एक की S है तो यहाँ 2 आयन है तो 2S हो गई, यहाँ 3 आयन है तो 3S हो गई। जब मेरे को दोनों की अलग अलग सोल्यूबिलिटीज पता चल गई तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के फॉर्मूले के हिसाब से इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सोल्यूबिलिटीज रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। निकालोगे 2S का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3S का क्यूब हो जाएगा, ये हो गया 4S स्क्वायर इंटू 27S क्यूब, ये हो गया 108S की पावर 5। ये हो गया तुम्हारा बेटा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस सॉल्ट। ध्यान रखना सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या काम आता है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट तुम लोग को 2 अलग अलग सॉल्ट दे देंगे, दोनों का अलग अलग तुम लोग को सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पूछ ले दे देंगे और तुम्हें पूछेंगे कि बताओ कौन ज्यादा सोल्यूबल है कौन कम सोल्यूबल है। तो उस केस में तुम क्या करोगे, उनके आयंस की सोल्यूबिलिटी निकाल लो, अगर सोल्यूबिलिटी जिसकी ज्यादा आ गई वो ज्यादा सोल्यूबल, जिसकी कम आई वो कम सोल्यूबल है। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो बेटा यहां तक हमने थ्योरेटिकल सारा पोर्शन कवर अप कर लिया है। अब हमारे न्यूमेरिकल्स की बारी है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हर फॉर्मूला से रिलेटेड हम एक एक न्यूमेरिकल टचअप करेंगे।
ठीक है। तो इस वीडियो में जो हमारे मेजर टॉपिक्स थे, बफर सॉल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, पीएच, ये सारे हमने कवर अप कर लिए हैं। तो लास्ट पार्ट जो रहेगा वो मेरा प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो रहेगी, ठीक है। सो ओके, आई होप बेटा आपको यहां तक का कंसेप्ट सारा समझ में आ गया होगा। सो आगे अब हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा है। इन केस अगर मेरे से कोई टॉपिक छूट गया है इस चैप्टर के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट था, तो प्लीज टेक्स्ट मी इन माय कमेंट बॉक्स। मैं अगले वीडियो या जो भी अगला पार्ट बनाएंगे उसके अंदर उस टॉपिक को ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोज, so please support the channel. Don't forget to press the bell icon and share the videos. Thank you so much for watching. Have a nice day.